नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास के एसएसटी का अगला टॉपिक हर्षकालीन भारत। हर्षकालीन भारत, हर्ष के समय, राजा हर्ष के समय भारत की क्या स्थिति थी, ये शुरुआत होती है अपनी लगभग 600 ईस्वी के बाद की बात है। चलिए अपन पहले बात करते थे थोड़ी, हर्ष कौन था। तो उत्तरी भारत में थानेश्वर नाम का एक साम्राज्य था, छोटा सा थानेश्वर नाम का एक साम्राज्य था। वहां पर शासन कर रहे थे राजा प्रभाकर वर्धन, जिन्होंने वर्धन राजवंश की नींव डाली थी। वर्धन राजवंश की नींव डाली थी। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम राज्यवर्धन था, जो बड़ा था राज्यवर्धन, और छोटे का नाम था हर्षवर्धन। इनकी एक पुत्री थी जिनका जिक्र आता है इतिहास में, राजश्री नाम की पुत्री थी, राजश्री। जब हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद में इनका बड़ा पुत्र शासक बनता है राज्यवर्धन, लेकिन ये ज्यादा समय तक राज्यवर्धन शासन नहीं कर पाता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि जिस उस समय बंगाल का शासक था शशांक, शशांक नाम का बंगाल का शासक था, जिनका नाम बताया जाता है शशांक। शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो फिर शासक बनता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का भी थोड़ा परिचय दे देते हैं और आगे इनके परिवार के बारे में। हर्षवर्धन के दो पुत्र थे, एक का नाम था वाग्वर्धन और दूसरे का नाम था कल्याणवर्धन। कल्याणवर्धन इनके दोनों पुत्रों की भी हत्या कर दी थी। इनके मंत्री था जिनका नाम था अरुणासर, जिसका मंत्री का नाम था। उसने राज्य पाने के चक्कर में वाग्वर्धन और कल्याणवर्धन की दोनों की हत्या कर दी थी। इनके एक समकालीन शासक हुआ करते थे, जो अपन आगे के क्वेश्चनों में बात करेंगे। और इनकी राजधानी इन्होंने बनाई थी कन्नौज। और तो पहला ही क्वेश्चन है, हर्ष कहाँ का शासक था? हर्ष कहाँ का शासक था? मगध का था, कंबोज का था, कन्नौज का था, या अयोध्या का? कहाँ का शासक था? तो अभी अपने जिक्र किया, ये कहाँ का शासक था? कन्नौज का शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन शासक कब बना? हर्षवर्धन राजगद्दी पर कब बैठा था? 600 ईस्वी में, 603 ईस्वी में, 606 ईस्वी में, या 612 ईस्वी में? तो कब बैठा था ये शासन गद्दी पर? 606 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से हर्ष के समकालीन शासक कौन था? हर्ष के समकालीन शासक कौन था? राज्यवर्धन, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, या अरुणासर? देखो, राज्यवर्धन इनका भाई था जिनकी पहले हत्या कर दी थी शशांक के द्वारा। पुलकेशिन प्रथम तो बहुत पहले शासक हो गया था। द्वितीय शासक हुआ था पुलकेशिन द्वितीय, ये इनके समकालीन शासक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। अरुणासर इनका हर्षवर्धन का ही मंत्री था, तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा, से इनका सही उत्तर है। अगला है, हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? तो हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? अभी अपन ने पहले जिक्र किया था, प्रभाकर वर्धन। और इनके पुत्र थे वाग्वर्धन और कल्याणवर्धन। राज्यवर्धन इनका बड़ा भाई था। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। हर्ष प्रारंभ में किसका उपासक था? मतलब किसकी पूजा करता था? सूर्य का उपासक था, या फिर शिव का उपासक था, या विष्णु का, या फिर ये नास्तिक था? तो ये तो बात हो भी नहीं सकती, क्योंकि हर्ष के समय भारत का जो स्वरूप था वो तो अपन कल्पना में भी नहीं देख सकते।
तो ये नास्तिक तो बिल्कुल भी नहीं था। तो विष्णु का उपासक था या शिव का था या सूर्य का था। तो मैं बता दूं, अर्श की जो धार्मिक नीति थी, धार्मिक नीति की बात करें तो अर्श पहले सूर्य का उपासक था। किसका उपासक था? सूर्य का उपासक। बाद में शिव का उपासक बना था, लेकिन बाद में अपने अंतिम समय में ये बौद्ध ग्रहण कर लिया था इसने, ये बौद्ध बन गया था। चलिए आगे। अर्श के समय आयोजित धर्म सम्मेलन में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अर्श के समय आयोजित धर्म सम्मेलन में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आपको थोड़ा सा पता होगा कि अर्श के समय जो धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था उस समय किसी एक चीनी यात्री को बनाया गया था। लेकिन अपने ऑप्शन में क्या है? लियांग, हुआई, वेनसांग, फाइयान, इनमें से किन को बनाया था? तो लियांग भी उस समय अर्श की धर्म सम्मेलन में उपस्थित था, हुआई भी उपस्थित था, वेनसांग भी उपस्थित था। ये फाइयान उस समय उपस्थित नहीं था, क्योंकि फाइयान ये आया था गुप्त शासकों के समय। तो वेनसांग को उस समय धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा से, इसका सही ऑप्शन, सही आंसर है। तो लियांग और हुआई भी, ये भी इनके धर्म सम्मेलन में वहां पर उपस्थित थे, लेकिन अध्यक्ष वेनसांग को बनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कुंभ मेले की शुरुआत किसने की? कुंभ मेले की शुरुआत किसने की? इनके पिताजी प्रभाकर वर्धन ने की, या फिर हर्षवर्धन खुद ने की, या देवगुप्त ने की, या पुलकेशिन द्वितीय ने की? तो इनके किसने की थी? देखो, प्रभाकर वर्धन इनके पिताजी थे। इनका भी शासनकाल ठीक है, वर्धन वंश की स्थापना के साथ इनका नाम लिया जाता है। हर्षवर्धन ने कुंभ मेले की शुरुआत की थी, हर्षवर्धन ने। देवगुप्त उस समय मालवा का शासक था, मालवा का शासक, और हर्षवर्धन के समकालीन माना जाता है देवगुप्त को। पुलकेशिन द्वितीय का अपन जिक्र कर चुके। प्रयाग सभा का दूसरा नाम क्या था? प्रयाग सभा का दूसरा नाम क्या था? राजा परिषद। जैसा कि आपको पता है कि हर 5 वर्ष के बाद में अर्श एक सभा का आयोजन कर रहा था। इसमें एक इनकी विशेषता थी, 5 वर्ष में कमाई हुई सारी संपत्ति को दान कर देता था। अर्श इतना दानशील राजा था। तो इन सभा का जो प्रयाग सभा का दूसरा क्या नाम था? तो प्रयाग सभा का दूसरा नाम राजा परिषद था, या फिर दान सभा था, या मोक्ष परिषद, या धर्म सभा। तो इनका दूसरा नाम था मोक्ष परिषद के नाम से इस धर्म सभा को जाना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अर्शकालीन सिक्कों, मोहरों पर अंकित लेखों में अर्श क्या नाम मिलता है? अर्शकालीन जो भी सिक्के मिले हैं, जो भी मोहरें मिली है, उनमें हर्ष का क्या नाम मिलता है? राजा हर्ष लिखा हुआ मिलता है, या फिर सम्राट हर्ष लिखा हुआ मिलता है, या फिर हर्षदेव लिखा हुआ मिलता है, या फिर दास बताया गया है खुद को? क्या बताया? इसका सही आंसर हो जाएगा स हर्षदेव के नाम से इन जो सिक्के मिले हैं, हर्षदेव लिखा हुआ मिला है वहां पर जो सिक्का है। जैसे सोनीपत की मोहर पर बेल की आकृति मिली है, हर्षचरित में इसको हर्षदेव के नाम से जाना गया, हर्षचरित में इसको हर्षदेव बताया गया है। नालंदा इनके घुड़सवार के चित्र भी मिले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। महाराजा धीराज की उपाधि हर्ष के किस लेख में मिलती है? महाराजा धीराज की उपाधि हर्ष के किस लेख में मिलती है? जैसा कि अपने को पता है हर्ष ने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी, तो ये किस लेख में मिलती है? कन्नौज के लेख में, या फिर नालंदा के लेख में, या सोनीपत के लेख में, या इन सभी में महाराजा धीराज की उपाधि का जिक्र मिलता है? नहीं, बिल्कुल ये नालंदा के लेख में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? नालंदा के लेख में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, बस सही आंसर है नालंदा के लेख में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हर्षचरित की रचना किसने की? हर्षचरित की रचना किसने की? हरिदत्त ने, कवि काग ने, बाण भट्ट ने, या फिर देवगुप्त ने? हर्षचरित की रचना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित की रचना की थी बाण भट्ट ने। किसने की? बाण भट्ट ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हर्ष द्वारा रचित रचनाओं का क्या नाम है? हर्ष, जैसा कि अपने को पता है हर्ष खुद एक विद्वान लेखक था, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी? रत्नावली क्या इनकी रचना है? प्रियदर्शिका क्या इनकी रचना है? नागानंद क्या इनकी रचना है? या फिर उपरोक्त सभी? ये तीनों की तीनों इनकी ही रचना है। तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर है
इनकी ये रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद तीनों ही इनकी ही हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, तो इनका लेखक हो जाएगा हर्षवर्धन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गीत गोविंद की रचना किसने की? गीत गोविंद की रचना किसने की? बाणभट्ट ने, जयदेव ने, हरिदत्त ने या फिर हर्षवर्धन ने? किसने की थी गीत गोविंद की रचना? गीत गोविंद की रचना में मित्रों आपको बता दूं, जयदेव ने इसकी रचना की थी गीत गोविंद की। कई बार रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रचना किसने की? तो जयदेव ने की थी। चलिए इसके अलावा कुछ और विद्वान थे हर्ष के दरबार में, तो उनकी बात कर लेते हैं अपन। जैसे कादम्बरी, कादम्बरी की बाणभट्ट की रचना की थी कादम्बरी ने, सॉरी कादम्बरी लेख की रचना की थी बाणभट्ट ने। बाणभट्ट की दो रचनाएं बहुत ही फेमस है, एक तो हर्षचरित और एक कादम्बरी। कादम्बरी की भी रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। और गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। और रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद की रचना की थी हर्षवर्धन ने। और एक और हरिदत्त नाम का एक और विद्वान था, इनका भी जिक्र मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष काल में लिया जाने वाला नकद कर कहलाता था। हर्ष काल में लिया जाने वाला नकद कर क्या कहलाता था? भाग कहलाता था, ऋण्य कहलाता था, बलि कहलाता था या फिर कुंता कहलाता था? क्या कहलाता? हर्ष के समय लिए जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? तो मित्रों मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, भाग जो कर होता था ये भूमि कर होता था। भूमि के ऊपर लिया जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? भाग कर का बोला जाता था। और ऋण्य जो होता था ये नकद कर था। कैसा कर था? नकद कर लिया जाता था। बलि था ये अतिरिक्त कर, इसके अलावा अतिरिक्त लिया जाता था। कुंता कोई प्रकार का कर नहीं था। तो नकद कर कौन सा हो जाएगा? ऋण्य। क्या कहलाता था? ऋण्य कहलाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हर्ष काल में अंतरराष्ट्रीय ज्ञान का मंदिर कहलाता था। हर्ष काल में अंतरराष्ट्रीय ज्ञान का मंदिर कहलाता था कौन सा? नालंदा, तक्षशिला या फिर विक्रमशिला? कौन सा हर्ष काल में के समय शिक्षा का मंदिर कहलाता था? कौन सा था? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा। उस समय नालंदा हर्ष काल के समय में ये शिक्षा के मंदिर के नाम से जाना जाता था। जैसा कि अपने को पता है, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए हर्ष ने 100 से अधिक गांवों का दान किया था, नालंदा के लिए ही। और इसमें 8 कॉलेज थे नालंदा विश्वविद्यालय में। कितने कॉलेज थे? 8 कॉलेज थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर और चर्चा करेंगे नालंदा के ऊपर। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों का क्या नाम था? बहुत ही बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। नालंदा में पुस्तकालय बने हुए थे, उन पुस्तकालयों का क्या नाम था? रत्नासागर, रत्नादाई या रतन रंजक या फिर उपरोक्त सभी? ये बिल्कुल इस ऑप्शन सही है, द ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसका रत्नासागर 3 पुस्तकालय थे, रत्नासागर, रत्नादाई और रतन रंजक। उपरोक्त सभी माना जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? वर्धन राजवंश ने की थी या फिर मौर्यों के द्वारा की गई या गुप्तों के द्वारा की गई या फिर शुंग वंश के द्वारा की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नालंदा विश्वविद्यालय की रचना की थी, जो स्थापना की थी, सॉरी, ये की थी गुप्तों के द्वारा। उत्तरोत्तर जो गुप्तों के उत्तर गुप्तकालीन है, जिस समय गुप्त साम्राज्य का पतन होते जा रहा था, उस समय के जो शासकों के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बताया जा रहा है कि इसकी स्थापना 5वीं सदी में की गई थी। और अभी मैंने थोड़ी देर बताया था पहले, इसमें 8 कॉलेज थे, कुल 8 कॉलेज थे, 3 पुस्तकालय थे। इसमें 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ने आते थे, 10,000 से अधिक। 1500 से कई ज़्यादा अध्यापक इसके अंदर करवाते थे। कहा जाता है कि कोरिया, मंगोलिया, जापान, चीन, तिब्बत, श्रीलंका आदि वर्तर भारत से यहाँ पर पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते थे। इनकी प्रमुख विशेषता ये थी, यहाँ पर वेदों की शिक्षा दी जाती थी, तर्क विद्या की शिक्षा दी जाती थी, व्याकरण पढ़ाई जाती थी, चिकित्सा पढ़ाई जाती थी, विज्ञान है, गणित है, ज्योतिष दर्शन पढ़ाया जाता, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन आदि इनमें इनकी
यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। हर्ष के समय में कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय का जो बहुत प्रश्रय मिला इनको, वो हर्ष के काल में मिला था। इनको बहुत ज़्यादा जो प्रश्रय कहा जाता है, इनको जो संरक्षण मिला था वो हर्ष के काल में मिला था। तो चलिए आज इतना ही। अपने रीड की दृष्टि से 15-20 क्वेश्चन जो हर्ष काल के बन रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे कल अपन पढ़ेंगे दक्षिण भारत में जो जो कौन कौन से राजवंश थे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।